गरीब मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ बना बना के मुट्ठी भर लोग उस संपत्तियों का आर्थिक दोहन कर रहे थे, उसको रोका। तो हम किसी भी समाज समुदाय के साथ अब 3 तलाक का ही जो बिल हम लेके आए, ये क्या था? भारतीय जनता पार्टी भारत को भारत के अपने स्वभाव, अपने चित्त के हिसाब से, भारत के लोगों के स्वभाव के हिसाब से लेकर के आगे बढ़ने वाला राजनीतिक दल है। इंडस्ट्री पे लेकिन जब आप बात करते हैं तो जैसे सेल है, वहाँ आज तक लोग आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, टाटा में भी कर रहे हैं। अब खासकर हम झारखंड की बात करें, जिन भी इलाकों में इंडस्ट्री लगा है, एक बड़ा सवाल होता है कि जो मूल रैयत होते हैं उनकी मूल भावनाओं को चोट पहुंचाया जाता है। इसलिए कई बार जब इंडस्ट्री की बात होती है तो आम आदमी जो है, जो रैयत है, वो डरता है कि पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। झारखंड के बारे में जब भी बातचीत करते हुए लोगों को देखा है तो एक और पहलू है, पक्ष है, जिसके बारे में पूरा देश चर्चा भी करता है और पूरा देश इसको मानता भी है। लेकिन झारखंड को जो मिलना चाहिए था वो मिला, आपको ऐसा लगता है? एक आदिवासी कला संस्कृति के एक प्रकार से राजदूत बने हुए आपको खड़े मिलते हैं, वैसा किसी अन्य राज्य के नहीं मिलते। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र देख लीजिए, 6 जिले हैं वहाँ, और बहुत लंबे समय से एक राजनीतिक दल का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र रहा है। जो आज सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सत्ता में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र रहा है और विगत 6 वर्षों से वो शासन में भी है, पहले भी शासन में रहा है। आज संथाल परगना को मैं मानता हूं कि देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। खूंटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बिरसा कॉलेज है, उससे पूरा एक जिला ही पढ़ रहा है, मतलब, और उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई के क्षेत्र में। अब रांची यूनिवर्सिटी का आप एरिया देख लेंगे कितना बड़ा है, उसे सिमडेगा इलाके में चल जाता है, गुमला चला जाता है। यहाँ तो बेसिक शिक्षा के लिए भी तो लोगों को 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ। बोकारो जिला है, एक भी पीजी करने के लिए वहाँ कॉलेज नहीं है। 2 सब्जेक्ट्स के होते हैं, बाकी नहीं होते। मैं जिस प्रखंड से आता हूँ, जरडी, वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ लोग पढ़ने के लिए जाएं। तो यहाँ बेसिक शिक्षा के लिए तो संघर्ष करना पड़ा। सरना कोड की बात तो सबसे पहले भाजपा ने ही उठाई थी। हमारे विधायक हुआ करते थे चंद्रेश उरांव, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति सरना कोड के लिए लड़ने वाला है क्या? आप धर्मांतरण रोक सकते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ और उन घुसपैठियों के द्वारा जिस तरीके से हमारी संताली आदिवासी बहनों का दैहिक आर्थिक शोषण करके और उनका धर्म परिवर्तन विवाह करके कराया जाए, उसको रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस बहुमत का उपयोग करके वो एक इतिहास पुरुष बन सकते हैं। इतना बड़ा बहुमत उनको मिला है। हमको लगता है कि उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। आपने पेशा का जिक्र किया और एक नियोजन नीति का जिक्र किया, स्थान नीति का जिक्र किया। ये डिमांड है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए, नियोजन नीति होनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है उसमें? और पेशा को लेके आप जो भाजपा है या आप हैं, क्या है आप लोगों का प्लान, कैसे पेशा को लेकर? क्योंकि रघुवर दास जी लगातार पेशा की बात कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, क्या स्टैंड? क्या ये जो बातचीत भाजपा बार बार उठाती है या आप लोग सब उठाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ शादी करके उनका दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, और ये सिर्फ पॉलिटिकल है या सच में? आप आंकड़े देखिए ना, आदिवासी कौन, सबसे पहले तो ये समझना होगा आदिवासी कौन। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है और कई अवसरों पे ये परिभाषित किया गया है। आदिवासी कौन? आदिवासी वो है सबका साथ सबका विकास। ये मेरे लिए शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है। हम भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के भी लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं, बड़ी संख्या में नेशनल लेवल पे हमारे प्रवक्ता है, हमारे अधिकारी रहे हैं और शुरू से रहे। सिकंदर बख्श साहब को देखिए, शुरुआती समय में भी
अटल आडवाणी जी के बाद किसी का नाम आता था तो सिकंदर बख्श साहब का आता था। तो हमें किसी धर्म से कोई भेद नहीं, आज भी नहीं है। दुष्प्रचार करने की कला भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक से नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों की हितैषी नहीं है, वो आएगी तो जमीन लूट लेगी, इस प्रकार की चीजें दिमाग में बैठाई। झारखंड के बारे में पूरा देश क्या सोचता है, झारखंड के बारे में पूरे देश के मन में क्या चलता है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बस सोशल मीडिया के वीडियोस के माध्यम से झारखंड को समझने की कोशिश की गई है। आप जब इंटरनेट पे कई रील्स आपको मिल जाएंगे कि झारखंड के बारे में कभी ध्वनि को लेकर, कभी उसके नेचर को लेकर, कभी उसके खनिज को लेकर इतना ही बातचीत होती है। लेकिन झारखंड इतना ही सा नहीं है। इस टॉपिक और थोड़े बहुत झारखंड के पॉलिटिक्स पर, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा झारखंड के पॉलिटिक्स पर, झारखंड के मुद्दों पर फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रदीप जी हैं, प्रदीप वर्मा। इनका परिचय बहुत बड़ा है। फिलहाल एक तो राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के अंदर महामंत्री हैं, एक बड़ा जाना माना विश्वविद्यालय है, एक संस्था है एजुकेशन का, सरला बिरला, वहाँ इनसे इनका परिचय जुड़ता है, और नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। दिल्ली आजकल आना जाना होता है क्योंकि राज्यसभा सांसद हो गए हैं। तो इस विषय से ही शुरू करते हैं कि झारखंड को लेकर दिल्ली में क्या चर्चा होती है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। यहीं से शुरू करते हैं, झारखंड को लेकर दिल्ली में, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में हो, लुटियंस में हो, या ऐसे भी, आप तो दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, क्या चर्चा है झारखंड को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद तीरथ जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल लोकतंत्र 19 के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आपने बड़ा एक नया सा प्रश्न उठाया है कि झारखंड के बारे में देश क्या सोचता है। और झारखंड के बारे में लोग इतना ही कभी धोनी के कारण जानते हैं, कभी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जानते हैं, और कभी यहाँ के खनिज पदार्थों के कारण जानते हैं। लेकिन मैंने पूरे देश में झारखंड के बारे में जब भी बातचीत करते हुए लोगों को देखा है तो एक और पहलू है, पक्ष है, जिसके बारे में पूरा देश चर्चा भी करता है और पूरा देश इसको मानता भी है। वो है झारखंड के लोग, झारखंड की जनता। इसके बारे में पूरे देश में लोगों की धारणा बहुत ऊंची है। झारखंड के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत सहनशील स्वभाव के, बहुत अतिथि सत्कार करने वाले और सहज सरल स्वभाव के होते हैं। ये चर्चा हर जगह, जब भी मैंने झारखंड और झारखंड के बारे में कहीं भी चर्चा होते हुए सुना है तो ये एक विषय हमेशा आता है। और मैं भी ये मानता हूं कि झारखंड की सभी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं। हमें तो इस प्रकार के स्वभाव वाले लोग भारत के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलते। इतने सहज सरल स्वभाव से आज भी जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उस संसाधन में अपने आप को खुश रखते हुए नाचते गाते जीवन यापन करने वाले लोग मुझे कहीं नहीं दिखते। और मैं समझता हूं कि ये झारखंड की सबसे बड़ी पहचान भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि हमारा स्वभाव और हमारी प्रकृति ही हमारी ताकत होती है। और इस मामले में झारखंड अद्भुत है, अतुलनीय है। पूरे देश भर में हम दो एक उदाहरण देके आपको ये समझाना चाहते हैं। पूरे देश भर में आप जब चिकित्सा जगत में थोड़ा देखेंगे तो केरल की नर्सों का बड़ा दबदबा है। और अगर केरल के बाद किसी और राज्य का दबदबा है तो झारखंड का है। आप एम्स दिल्ली से शुरू करके देश भर के सभी बड़े अस्पतालों में चले जाइए, सभी सुपर स्पेशलाइजेशन वाले हॉस्पिटल्स में चले जाइए, झारखंड की नर्सें
अपने सेवा भाव से, अपनी कर्मठता से और अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाती हुई आपको मिलेगी। और मैं तो देखता हूं, चूंकि एक नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ भी चलता है, इस संस्थान में महादेवी बिरला नर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से 2003 से हम चला रहे हैं। तो विगत कई वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से हमारे राज्य की बच्चियों ने नर्सिंग का प्रशिक्षण लेकर के देश भर के और इवन देश के बाहर के भी बड़े अस्पतालों में जॉब कर रही हैं आज वो। और उनकी इतनी प्रतिष्ठा वहाँ कायम हो गई है कि वो संस्थान हमसे संपर्क करते हैं कि भाई आपके यहाँ की जो नर्सें हैं, झारखंड की जो नर्सें हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये एक उदाहरण है। इसके अलावा भी कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग देश के कई हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कला और संस्कृति की जब बात होती है तो झारखंड के आदिवासी समाज के लोग जिस तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं और अपनी प्रतिभा से जिस प्रकार से पूरे भारत में एक आदिवासी कला संस्कृति के एक प्रकार से राजदूत बने हुए आपको खड़े मिलते हैं, वैसा किसी अन्य राज्य के नहीं मिलते। तो मैं पुनः अपनी बात पे लौटता हूँ। मेरे हिसाब से झारखंड का खनिज, झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण झारखंड की पहचान है और झारखंड की ताकत भी है, वो झारखंड के लोग हैं। यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ के लोगों की प्रतिभा, हम समझते हैं कि हमें देश में सबसे अलग खड़ा करती है। ये मेरा अपना बहुत इस पर अटूट विश्वास है। लेकिन झारखंड को जो मिलना चाहिए था वो मिला, आपको ऐसा लगता है? देखिए, तो जो आप भी बताए, वो तो जो नर्सेस हैं या जो लोग हैं तो बाहर जा रही हैं काम करने के लिए। यहाँ जो उनको मिल जाना चाहिए, जिस आदिवासी समाज की बात सब लोग करते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, तो वो पिछले 24 साल में, हम अलग राज्य से पहले की बात नहीं कर रहे, अलग राज्य की बात कर रहे हैं, वो मिला जो उनको मिलना चाहिए? मैं मानता हूं कि जो झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए था या जो झारखंड के लोगों का हक था, या पूरे देश के संदर्भ में जब हम कहेंगे जहां झारखंड के लोगों को खड़ा दिखना चाहिए था, शायद अभी वहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। जितनी, मैं पूरा दोहरा रहा हूं, जितनी प्रतिभा और अपनी कर्मठता के कारण जिस स्थान के वो अधिकारी थे, अभी शायद वहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। उसके कई कारण हैं। जैसे उदाहरण के लिए पलायन आज भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। पलायन क्यों? क्योंकि हम झारखंड बने हुए आज 25 साल हो गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। उसके बाद 25 साल बीत जाने पर भी आज भी पलायन एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र देख लीजिए, 6 जिले हैं वहां, और बहुत लंबे समय से एक राजनीतिक दल का वहां पर बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र रहा है, जो आज सत्ता में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सत्ता में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र रहा है और विगत 6 वर्षों से वो शासन में भी है, पहले भी शासन में रहा है। आज संथाल परगना को मैं मानता हूं कि देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। एक इंडस्ट्री नहीं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं, कॉलेजेस नहीं, शिक्षा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप नहीं हो रहा है। वो तो 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संथाल परगना में थोड़े काम हुए हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट देवघर में आया, एम्स आया, दुमका में मेडिकल कॉलेज आया, पहाड़िया बटालियन बनी, थोड़ा काम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसी कमोबेश स्थिति पूरे झारखंड प्रदेश की है, झारखंड की है। और झारखंड के लोगों को झारखंड में ही रोजगार मिल जाए, झारखंड से उनको बाहर पलायन करके न जाना पड़े, हम समझते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो यहाँ पर शासन में है, ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसकी संभावना है, झारखंड में ऐसा होने की पूरी संभावना है। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास खनिज है, कोयला है। हम यहाँ अगर पूरे देश भर के
उद्योगपतियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर सके, तो झारखंड में बहुत बड़ी संभावना है। झारखंड अपने लोगों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के राज्यों के लोगों को भी रोजगार दे सकता है। आप एक गुजरात का उदाहरण देखिए, आज से 25-30 साल पहले का गुजरात देखिए और आज का गुजरात देखिए। 25-30 साल पहले गुजराती देश भर के विभिन्न राज्यों में जाकर के अपने लिए रोजी रोटी की खोज करते थे, और आज गुजरात पूरे देश भर के लोगों को रोजगार दे रहा है। चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, वेरावल हो, पूरे गुजरात में आप चले जाइए। उसका एक ही कारण है कि गुजरातियों ने अपने यहाँ ऐसा एक वातावरण बनाया कि पूरे देश के उद्योगपतियों ने वहां पर उद्योग स्थापित किए। और भारत जैसे बड़े देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, बिना उद्योग के बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। तो उद्योग स्थापित करना झारखंड में एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। विगत दिनों जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो एक प्रयास उस सरकार ने किया था, और उस प्रयास का ये परिणाम भी हुआ था कि यहाँ पे ओरिएंट क्राफ्ट, आप देखिए अरविंद मिल जैसी कंपनियों ने यहाँ पर उद्योग स्थापित करने शुरू किए थे, और ये पर्यावरण के अनुकूल उद्योग थे। वस्त्र उद्योग था जिसकी बहुत बड़ी संभावना झारखंड में है। स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें बड़ी संख्या में हमारे राज्य के बच्चे बच्चियों को स्टिचिंग का काम सिखा करके उनको इन उद्योगों में प्लेसमेंट करने की एक योजना बनी हुई। यही नामकुम में अरविंद मिल ने 5000 लोगों को एम्प्लॉय किया। यहीं पर खेलगांव में ओरिएंट क्राफ्ट ने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। एक प्रयास शुरू हुआ था देवघर में प्लास्टिक स्पेशल प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात थी। यहीं रांची के इटकी में फार्मा इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात चल रही थी। ऐसे कई प्रयास प्रारंभ हुए थे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार 2019 में चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई यहाँ पे, और राज्य की जनता को उनसे बहुत अपेक्षा थी, और 5 साल उन्होंने शासन किया। 2024 के चुनाव में पुनः वो पहले से भी बड़े बहुमत के साथ यहाँ पे आए। हम समझते हैं कि अब इनका पूरा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि झारखंड के लोगों का पलायन कैसे रुके, झारखंड के नवयुवकों को झारखंड में रोजगार कैसे मिले, झारखंड के खनिज पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन यहाँ कैसे हो, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मिले। ये पूरा इनका प्रयास होना चाहिए। अगर ये प्रयास हम नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि जो झारखंड के लोगों ने एक प्रचंड बहुमत दे करके उनको सत्ता दोबारा सौंपी है, तो झारखंड के लोगों से धोखा होगा। तो ये प्रयास करना चाहिए। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीडन, स्पेन जैसे देश में गए, और उद्देश्य था कि यहाँ हम उद्योग धंधे लेके आएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कहीं न कहीं योजना बनाते समय कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ और उद्देश्य था उस भ्रमण का, मुझे पता नहीं है। वो उनका जो दौरा था वो एक पर्यटन से ज़्यादा कुछ नहीं साबित हुआ। कुछ उपहारों का आदान प्रदान करते हुए कुछ लोगों के साथ दिखाई देने के अलावा कोई बड़ा मीट नहीं हुआ, कोई बड़े उद्योगपतियों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई वैसी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं रही। साथ में उद्योग सचिव का न जाना, उद्योग मंत्री का न जाना, ये सब कई प्रश्न खड़े करते हैं। तो ठीक है, फिर भी मैं उनको एक बधाई दूंगा कि भाई उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है, और गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में स्वीडन, स्पेन से लोग आए, उसके पहले हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं। उन्हें ही हमको लगता है कि पहले यहाँ ईमानदारी से आपको उनको यहाँ पे इनवाइट करना होगा, और उसके पहले कुछ आपको वर्कआउट भी करने होंगे। जैसे उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो उनके लिए जमीन चाहिए। हमारे राज्य में आदिवासी समाज को विशेष करके जमीन उनके जीवन मरण का प्रश्न है। उनके लिए संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठान, कुछ भी जमीन से जुड़ा हुआ न हो, ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। तो
ऐसे राज्य में, झारखंड में जो भी शासन में राजनीतिक दल है, उसके बड़े सावधानी से एक लैंड बैंक बनाने की आवश्यकता मेरे समझ से है। सरकारी जमीनों को चिन्हित करके, ऐसी जमीनें जो खेती के उपयुक्त नहीं है उन्हें चिन्हित करके उसके जोन आइडेंटिफाई किए जाए, और वो जमीन सरकार की है तो ठीक है, सरकार की नहीं है, कहीं पे अगर रैयत से भी लेने की आवश्यकता पड़े तो रैयत की सहमति से उसको उचित मुआवजा दे करके उस जमीन को एक्वायर करके उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध कराने की योजना पर काम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। पिछले 6 वर्षों में झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से पीछे गया है। आए दिन हत्या, नक्सली घटनाओं में वृद्धि, ये सब कई चीजें देखने को मिली हैं। तो इन चीजों को भी ठीक करना पड़ेगा। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी ठीक से प्रोफेशनल एक उनका दृष्टिकोण उनका हो, इसके लिए पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को लगना पड़ेगा कि एक स्वागत करने का भाव हमारी ब्यूरोक्रेसी में हो कि अन्य राज्य से उद्योगपति आएंगे तो हम उनका एक टेबल पे उनके सभी समस्या का समाधान कर देंगे। तो इस प्रकार का एक वातावरण पहले बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि भारत से ही बहुत उद्योग धंधे उद्योगपतियों के द्वारा यहां स्थापित किए जा सकते हैं, और हम समझते हैं इससे बड़ी संख्या में हम पलायन को रोक सकते हैं। हमारे लोग जो घरेलू कामगार के रूप में, ईंट भट्ठों पे काम करने वाले के रूप में यहां से पलायन करते हैं, वो रुकेगा। जीवन का इसी स्तर, एक आप हमको घटना बता रहे थे, आप कहीं गए थे और एक सिमडेगा या झारखंड का ही कोई लड़का आपको मिला था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई गया हुआ था, तो वहाँ जिस परिवार में मैं गया था तो जाने के बाद स्वाभाविक है जो गृह स्वामी थे उन्होंने मेरे लिए कुछ नाश्ता और चाय वगैरह का ये किया। तो जब वो लड़का लेके आया वो चाय और नाश्ता मेरे लिए, तो वो बड़े गर्व से मेरा परिचय करा रहे थे कि देखिए ये आप ही के झारखंड राज्य का लड़का है, और मेरे पास ये 10-12 साल से है। तो मैंने थोड़ा उससे भी बातचीत की कि बाबू तुम कहाँ के हो, कब से यहाँ हो। तो जब मैंने उससे पूछा और जब उसको जानकारी हुई कि मैं उसके ही प्रांत झारखंड का रहने वाला हूँ, तो उसकी आंखों में मैंने देखा कि पानी भरा हुआ था, और वो बड़े उदास मन से अपना परिचय कराया कि मैं सिमडेगा का रहने वाला हूँ, सिमडेगा जिले का रहने वाला हूँ, कोलेबिरा के पास में गाँव बताया उसने। हम पूछे कितने दिनों से, तो बोला 10-12 साल से। यहाँ कितने बार घर गए, बोले उनको छुट्टी नहीं मिलती है घर जाने की। तो मैंने देखा उसकी आंखों में पीड़ा, कि किस पीड़ा के साथ वो अपने राज्य में सिमडेगा जैसे जिले से जा कर के मुंबई जैसे महानगर में घरेलू कामगार के रूप में काम करने के लिए बाध्य है। इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है, दोषी हम लोग हैं जिनके हाथ में झारखंड की सत्ता है। हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इस राज्य में करना होगा कि हम पलायन रोक सकें। ठीक है, अच्छी नौकरी में कंप्यूटर इंजीनियर बन करके, नर्स बन करके लोग झारखंड से बाहर जाएंगे, बड़े संभावना के लिए, अच्छे पैकेज के लिए झारखंड से बाहर जाएंगे, उस पर हमें गर्व होगा। लेकिन घरेलू कामगार और ईंट भट्ठों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए जाएं, ये झारखंड के ललाट पे एक कलंक की तरह है, और इससे झारखंड को हम निपटारा दिला सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम बहुत संभावना है, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। आज देखिए मध्य प्रदेश में, अभी हाल में ही मैं गया था, वहाँ कान्हा नेशनल पार्क में गया, तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कान्हा नेशनल पार्क के आसपास सैकड़ों रिसोर्ट डेवलप हुए हैं। कैसे डेवलप हुए? सरकार ने आमंत्रित किया लोगों को, कहा कि आप हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते, लेकिन आप यहाँ पे रिसोर्ट बना सकते हैं। और सरकार ने उनको जमीन उपलब्ध कराई। और देखिए महिंद्रा माने रिसोर्ट से लेकर के 5 स्टार रिसोर्ट वहाँ पर आज आपको
बने हुए दिखेंगे। आज झारखंड में कोई भी पर्यटन का स्थल या केंद्र ऐसा नहीं है जहां आपको झारखंड के बाहर का कोई संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न बैकग्राउंड का कोई परिवार आकर के सुरक्षित और ठीक से रह सके। आप एक पर्यटन स्थल नहीं देखेंगे। थोड़ी बहुत फैसिलिटी आजकल नेतरहाट, बेतला वगैरह में, वो भी बहुत सामान्य मैं कहूँगा। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। रांची राजधानी में 10 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं। 10 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं। तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हर स्तर के लोग चाहिए, मैनेजर से लेकर के वेटर तक, रसोइया से लेकर के, हाँ लोकल स्तर पे। आप देखिए ना, कान्हा में गया, देखा कि वहाँ के सारे लोकल लोग, आदिवासी समाज के लोग वहाँ हर स्तर पे और बड़े शान से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी सैलरी में काम कर रहे हैं। तो पर्यटन में बहुत असीम संभावनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। और मैं कहूँगा इसमें, मैं बीजेपी सरकार के समय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को स्थापित करने की नीति बनी, मैं धन्यवाद दूंगा उस समय हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, जिनके कारण वहाँ एक ऐसी नीति बनी झारखंड में जो पूरे देश में कहीं नहीं थी। आप पूरे देश में कहीं भी प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने जाइए तो आपको 20 करोड़ रुपया डिपॉजिट देना पड़ता है। उसके बाद जमीन लीजिए, भवन बनाइए, तब लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, बाद में आपका एक्ट बनेगा। झारखंड सरकार ने बड़ी आक्रामक नीति बनाई कि आप झारखंड में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपया आवेदन के साथ जमा करिए, आपको हम एक इंस्पेक्शन करके आपके प्रमाइसेस का आपको हम लेटर ऑफ इंटेंट दे देंगे। इसके बाद आप 4 करोड़ रुपया अगर मल्टी डोमेन यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो 4 करोड़ रुपया आप बैंक में रखिए फिक्स डिपॉजिट में, और उसका एफडीआर जो है उसका रिसीट आप सरकार के पास जमा कर दीजिए। आपका एक्ट पारित हो जाएगा, 2 वर्ष में आप जमीन ले लीजिए, आप अपना भवन बना लीजिए। हम समझते हैं कि इससे आक्रामक नीति कुछ हो नहीं सकती, जिसके कारण आज 17-18 से भी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड में आई है। तो एक शिक्षा में बहुत बड़ा काम, यहाँ शिक्षा का हब बन सकता है। आज बेंगलोर की जलवायु और झारखंड की जलवायु में कोई अंतर नहीं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में झारखंड हब बन सकता है। भारत सरकार के 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अभी झारखंड के राजधानी रांची में बने हैं और बड़ी संख्या में कंपनियां आ भी रही हैं, और भी इसमें काम करने की जरूरत है। झारखंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। पर्यावरण के अनुकूल जो भी उद्योग है वो झारखंड में स्थापित होने चाहिए, और उससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर हम उत्पन्न करें। सरकारें कितना रोजगार देंगी, और जो रोजगार है भी सरकार के पास अपनी अव्यवस्था के कारण, और मैं तो सीधे कहूंगा सरकार के सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्य के नवयुवक उस थोड़ी बहुत जो सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं उससे भी वंचित है, पिछले कई वर्षों से वंचित है। तो अब समय आ गया है कि हम 2 कदम आगे बढ़ करके आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू करें, और झारखंड में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, कैसे अधिक से अधिक उद्योग धंधे यहां स्थापित हो। और अगर हमारी सोच ऐसी होगी कि नहीं, यहां तो कोयला ही सबसे बड़ा उद्योग है, कोयले को ही हर दिन हजारों ट्रक कोयला बाहर भेज करके जो उद्योग यहाँ चल रहा है उससे ही हम संतुष्ट हैं। लीगल से ज्यादा तो इलीगल चल जाता है। इलीगल चल जाता है। तो अगर उससे संतुष्ट है हमारा शासक वर्ग, तो झारखंड का कभी कल्याण नहीं है। इंडस्ट्री पे लेकिन जब आप बात करते हैं तो जैसे सेल है, वहाँ आज तक लोग आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, टाटा में भी कर रहे हैं। अब खासकर हम झारखंड की बात करें, जिन भी इलाकों में इंडस्ट्री लगा है, एक बड़ा सवाल होता है कि जो मूल रैयत होते हैं उनकी मूल भावनाओं को चोट पहुंचाया जाता है। इसलिए कई बार जब इंडस्ट्री की बात होती है तो आम आदमी जो है, जो रैयत है, वो डरता है कि पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, मैं यही रांची में 2 इंडस्ट्री की बात करता हूँ। आप उषा मार्टिन को देख लीजिए। 60-70 के दशक में उषा मार्टिन यहाँ स्थापित हुआ था टाटी सिल्वे में।
ठीक है, जमीन उसने कैसे एक्वायर किया नहीं किया उसको लेकर के आज भी विवाद रहता है, और रैयतों के आज भी क्लेम है कि भाई हमारी जमीन ठीक से या लीगल तरीके से एक्वायर नहीं की गई, आज भी हमारी जमीन पे कब्जा है। ये सब प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा विषय सकारात्मक जो पक्ष ये है, ऊषा मार्टिन में काम करने वाले आसपास के बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, और उन स्थानीय लोगों के घरों से फिर बाद में कितने इंजीनियर डॉक्टर निकले, आप उसको देख लीजिए। पूरे अनगढ़ा क्षेत्र में, टाटीसिलवे क्षेत्र में ऊषा मार्टिन के कारण स्थानीय स्तर के हजारों परिवारों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठा। आप दूर मत जाइए, आप इसी परिसर को देख लीजिए, सरला बिरला परिसर को। ये एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 2003 में, यहाँ नर्सिंग स्कूल स्थापित हुआ 2010 में, एक पब्लिक स्कूल स्थापित हुआ, और 2017-18 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। और इस विश्वविद्यालय, स्कूल और नर्सिंग स्कूल सब मिला करके 13,000 के आसपास, 12-13,000 बच्चे यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, और 1500 के आसपास, 1500 स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिला, सीधे रोजगार मिला। सिक्योरिटी से लेके टीचिंग स्टाफ से लेके टीचिंग स्टाफ तक, प्रोफेसर से लेकर के और माली का काम करने तक रोजगार मिला। तो ऐसा नहीं, जब चीजें स्थापित होंगी तो उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा ही। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास ऐसे उद्योग धंधे कम हैं और रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हम समझते हैं कि इसका समाधान यह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ ऐसे उद्यम स्थापित करिए। झारखंड अपने लोगों को तो छोड़िए, अड़ोस पड़ोस के राज्य के लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम है। एक चीनी मिल नहीं है यहाँ, एक पेपर मिल नहीं है यहाँ, एक कपड़ा मिल नहीं है यहाँ। हम लोग पानी निकालने के लिए जो बोरिंग होता है वो भी हम तमिलनाडु और आंध्रा के लोगों पर निर्भर होते हैं। नहीं, और भी कई क्षेत्र है, जैसे देखिए काजू के खेती और प्रोसेसिंग का बहुत बड़ी संभावना झारखंड में है। भाजपा की सरकार थी तो एक प्रयास किया था कि धालभूमगढ़ एरिया में, चाकुलिया में और बहरागोड़ा एरिया में काजू की खेती हो और उसके प्रोसेसिंग यूनिट हो, लेकिन ठप पड़ गए बाद में। आप देखिए यहाँ बहुत बड़ी संभावना है अंडा उत्पादन की। ये जो ब्रॉयलर मुर्गी पाल करके या फिर देसी मुर्गियों से जो अंडा उत्पादन करने की इंडस्ट्री का बड़ा इसमें संभावना है। अभी देखिए गुमला में पालकोट रोड में एक स्थानीय उद्यमी ने अंडा उत्पादन का एक फैक्ट्री डाली। मैं गया था उस फैक्ट्री को देखने, और बहुत कुशलता से उस फैक्ट्री का वो संचालन कर रहे हैं। और जो उनका उत्पादन होता है अंडे का, हजारों अंडे रोज उत्पादित करते हैं, वो वहीं उनका तुरंत बिक जाता है कैश। अभी रांची के ही एक उद्यमी है पवन सिंह, उन्होंने अभी धनबाद में एक अंडा उत्पादन का उन्होंने प्लांट डाला है, और अभी उनकी क्षमता प्रतिदिन 70,000 अंडे के उत्पादन की है। और पवन जी हमको बता रहे थे कि मेरा सारा अंडा मेरी फैक्ट्री से ही लोग लूट लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी एक महिला उद्यमी है, हमारी स्थानीय महिला उद्यमी है, उन्होंने अंडा उत्पादन की एक फैक्ट्री डाली है, उनकी भी वही स्थिति। तो ऐसा नहीं है कि लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है। सरकार में बैठे लोगों को और प्रोएक्टिव होकर के पूरे देश भर से ऐसे उद्यमियों को बुला करके, और झारखंड में इस प्रकार के उद्योग जो गैर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है, क्योंकि झारखंड की पहचान आपने शुरू में ही कही ना, इसके पर्यावरण की कारण होती है। तो उस पहचान को बनाए रखते हुए हम जो जो उद्योग यहाँ स्थापित कर सकते हैं वो हमको करके हमारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। एजुकेशन इंडस्ट्री पर जब आप बात करते हैं तो आप हमेशा, मैंने ऑफ कैमरा जब भी आपसे बात की, आप कर्नाटक और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। कर्नाटक में किन्हीं का नाम बताते हैं कि वो आए और सब कुछ बदल गया, वो थोड़ा सा दर्शकों। हाँ, अब देखिए एक जमाना ऐसा था कि पूरे दक्षिण भारत के लोग उच्च शिक्षा के लिए पूरब की ओर भागते थे, या मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, BHU आते थे। लेकिन कालांतर में विशेषकर कर्नाटक ने सबसे पहले ये शुरू किया, उसने अपने यहाँ, और तमिलनाडु ने भी अपने यहाँ शिक्षण संस्थानों का विकास कैसे हो इस पर काम करना शुरू किया।
और वहां के जो राजनीतिक लोग थे, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसमें बढ़ करके पहल की। विश्वविद्यालय पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले परिवारों ने वहां स्थापित किया, और जिसके कारण आप देखिए थोड़े ही दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु पूरे देश भर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जो इच्छुक छात्र छात्राएं थे उनके आकर्षण का केंद्र बन गया, और पूरे देश से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां जाने लगे। इसी बीच में क्रांति हुई हैदराबाद में, मद्रास में और बेंगलोर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी विकसित हुई, मल्टीनेशनल से लेके भारत की कंपनियां सब वहाँ स्थापित हुई। तो क्यों स्थापित हुई? क्योंकि वहाँ उनको बहुत आसानी से कैंपस में सिलेक्ट करने के लिए प्रतिभाशाली बच्चे मिलने लगे, पूरे देश के बच्चे मिलने लगे। अब बाद में वैसा ही काम देवेंद्र फडणवीस के टाइम में महाराष्ट्र में हुआ। बड़ी संख्या में वहां पर भी यूनिवर्सिटीज बने। आज पूना देखिए देश के शिक्षा का नया हब बन गया है, नागपुर हब बन गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब किसी भी शहर में चल जाइए, मुंबई को छोड़ दिए, मुंबई तो शुरू से था, आप नासिक चले जाइए, औरंगाबाद चले जाइए, आप नागपुर आ जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, पूरा महाराष्ट्र शिक्षा का हब बन गया है। पूरे देश से अब बच्चे जाते हैं। हमारे झारखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग शिक्षा लेने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं। पूना तो आप पूछिए, सिम्बायोसिस ग्रुप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे झारखंड के लोगों के आकर्षण। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का एक नेतृत्व, एक करिश्माई नेतृत्व झारखंड को भी चाहिए, जो झारखंड को पूरे पूर्वी भारत का शिक्षा का हब बना सके। और झारखंड का लोकेशन बड़ा स्ट्रेटेजिक है। बगल में बिहार है जिसकी जनसंख्या हमसे कई गुना ज़्यादा है, बगल में बंगाल है उसकी भी जनसंख्या हमसे कई गुना ज़्यादा है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कनेक्ट होता है। तो बहुत बड़ी संख्या में इवन बांग्लादेश से भी हम बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए हम बुला सकते हैं। तो झारखंड की बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूरी संभावना है। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ बैठने की जरूरत है, जो यहाँ बैठ करके इस प्रकार के निर्णय ले। खूंटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक बिरसा कॉलेज है, उससे पूरा एक जिला ही पढ़ रहा है, मतलब, और उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई के क्षेत्र में। अब रांची यूनिवर्सिटी का आप एरिया देख लेंगे कितना बड़ा है, वो सिमडेगा इलाके में चल जाता है, गुमला चला जाता है। यहाँ तो बेसिक शिक्षा के लिए भी तो लोगों को 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ। बोकारो जिला है, एक भी पीजी करने के लिए वहाँ कॉलेज नहीं है। 2 सब्जेक्ट्स के होते हैं, बाकी नहीं होते। मैं जिस प्रखंड से आता हूँ जरीडी, वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ लोग पढ़ने के लिए जाएं। तो यहाँ बेसिक शिक्षा के लिए तो संघर्ष करना पड़ा। मैं तो फिर से मैं अपनी ही बात को दोहरा रहा हूँ। झारखंड में असीम संभावनाएं हैं शिक्षा के संस्थानों के विकास होने की, विकसित करने की। आप रांची, आप बोकारो और खूंटी तो है ही, आप रांची में ही देखिए ना, रांची का जो पूर्वी हिस्सा है, आप सिल्ली क्षेत्र से लेकर के सोनाहातू, राहे, बुंडू, आप तमाड़, ये पूरे क्षेत्र में चले जाइए, आपको 2 कॉलेज मिलेंगे, एक सिल्ली में मिलेगा, एक आपको बुंडू में मिलेगा। और कितने बड़े पॉपुलेशन का लोड है उसके ऊपर। और वहाँ पर भी जिस स्तर के आज के जमाने के हिसाब से एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में हम अपने छात्रों को अब विकसित करना चाहते हैं। भारत सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। नई शिक्षा नीति यही कहती है कि हम केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की जरूरत को पूरा करने वाले छात्र अपने यहाँ तैयार करेंगे, पूरे विश्व की जरूरत को पूरा करें ऐसे नागरिक हम अपने देश में तैयार करना चाहते हैं। हमारा जो यूथ है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो दुनिया के सबसे युवा ह्यूमन रिसोर्स में से एक है, वो पूरे दुनिया के लिए उपयोगी हो सके, दुनिया भर की प्रोफेशनल्स के रूप में जो दुनिया भर की जरूरत है उसको पूरा कर सके। तो सिल्ली कॉलेज और बुंडू कॉलेज के माध्यम से ये नहीं हो सकता है। वहाँ विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। साधन की कोई कमी सरकारों के पास नहीं होती है। सरकारों के पास अपने भी साधन होते हैं, और सरकार चाहे तो बड़ी संख्या में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करके इस जरूरत को पूरा कर सकती है। बोकारो झारखंड का सबसे ज्यादा पर कैपिटा पेइंग कैपेसिटी वाला जिला है।
प्रति व्यक्ति अगर क्रय शक्ति को देखा जाए तो बोकारो झारखंड के सबसे अधिक क्रय शक्ति धारक नागरिकों का जिला आप मान सकते हैं उसको। और वहाँ एक प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं, पूरे जिले में नहीं। तो बहुत कुछ करना यहाँ बाकी है जिसको करना चाहिए, और दिन रात, ये नहीं कि हम यहाँ इसको अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में करें, दिन रात काम करके और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना पड़ेगा। किया है, पूर्व में लोगों ने किया। आप चंद्रबाबू नायडू को देखिए, जब उन्होंने पहली बार आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो रातों रात पूरे आंध्र प्रदेश का कायाकल्प हो गया था। ऐसे कई राज्यों में हुआ, कई राज्यों ने ऐसा किया है। अब बच्चे तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो बाहर नहीं जाएंगे तो यहीं रहेंगे, तो वो तो सर्कल चलता रहेगा। दूसरा, आप लोगों पर मतलब, क्योंकि हम आप भाजपा से हैं, सरनाकोट भाजपा क्यों नहीं देना चाहती है, ये है आरोप कांग्रेस। क्या कांग्रेस से समर्थित जो लोग हैं या जिम्मे में वो कह रही है सड़क पर आंदोलन चल रहा है और आप लोग उस पर बातचीत? जो लोग ऐसा कहते हैं वो या तो खुद को धोखे में रखना चाहते हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। अरे भाई, सरनाकोट की बात तो सबसे पहले भाजपा ने ही उठाई थी। हमारे विधायक हुआ करते थे चंद्रेश उरांव, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति सरनाकोट के लिए लड़ने वाला है क्या? हुआ क्या कोई झारखंड में? आप सुदर्शन भगत जी को देखिए, लगातार जब यूपीए की सरकार थी, सुदर्शन भगत ने लगातार हर स्तर पे ये बात उठाई। हमेशा से हम सरनाकोट के हिमायती रहे। हमने अभी विधानसभा में भी हमारे सारे विधायकों ने समर्थन किया, इसका समर्थन किया। भाजपा सरनाकोट की विरोधी है, ये कहने वालों को फरवरी 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्री हैं मिस्टर देव, मंत्री थे, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं उनका, मिस्टर देव का लिखा हुआ पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सुदर्शन भगत के सरनाकोट के मांग के विरुद्ध जो पत्र लिखा, उसमें स्पष्टता से उन्होंने नकार दिया कि न ये आज सरनाकोट लागू होगा, न भविष्य में कभी लागू होना चाहिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। जब इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंटेशन आप मंत्रालय स्तर पे कर देते हैं और इस प्रकार का माइंडसेट आपका है, तो उन चीजों को, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना बड़ा कठिन होता है। ये मांग है और भारतीय जनता पार्टी इसमें हमेशा से इसके साथ खड़ी रही है, कभी हमने इसका विरोध नहीं किया। कोड जब भी मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासी के लिए मिलेगा ना। हाँ। तो कांग्रेस लेकिन सिर्फ झारखंड में आंदोलन कर रही है, दूसरे और राज्य में भी आदिवासी ये कांग्रेस का पाखंडी चेहरा है। मैं तो बता रहा हूं, कांग्रेस के सरकार में फरवरी 2014 में कांग्रेस के मंत्रालय के द्वारा सरनाकोट के विरोध में लिखा हुआ पत्र कांग्रेस को पहले पढ़ना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए कि सरनाकोट के बारे में कांग्रेस की क्या राय रही है। कांग्रेस ने सीधे उसको नकारा, और केवल नकारा नहीं, कहा कि ये नहीं होना चाहिए, और वो कांग्रेस आज पाखंड कर रही है। वो कांग्रेस सरनाकोट की बात करती है। अरे भाई, अगर आप सरना समाज के लिए इतने ही चिंतित हो और सरना पहचान को बनाए रखने के लिए, हमारे आदिवासी धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप इतने ही कमिटेड हो, तो कई ऐसे काम हैं जो बड़े आसानी से आप राज्य स्तर पे कर सकते हैं। आप धर्मांतरण रोक सकते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ और उन घुसपैठियों के द्वारा जिस तरीके से हमारी संताली आदिवासी बहनों का दैहिक आर्थिक शोषण करके और उनका धर्म परिवर्तन विवाह करके कराया जाए, उसको रोक सकते हैं। आप प्रखंडों पे जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होते हैं, उन जाति प्रमाण पत्रों में आप बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक परिवर्तन ला सकते हैं। आप आदेश दे सकते हैं कि भाई संथाल का जाति प्रमाण पत्र उसी को दिया जाएगा जो माझी थान जाहिर थान जाता है, जो मरांगबुरु की पूजा करता है, मरांगबुरु में जो अपनी निष्ठा रखता है, जो देवी मड़ई जाता है, जो सरना स्थल जाता है, आप उसी को ओरांव मानोगे, उसी को मुंडा मानोगे। जो व्यक्ति
आदिवासी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करता, आदिवासी रूढ़िजन्य धार्मिक जो सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, सबसे पहले तो उनको आप मुंडा, उरांव, हो और संथाल का सर्टिफिकेट देना बंद करो। भाई संथाल कौन है? संथाल वही है जो माझी थान जाहिर थान जाता है। जिसने माझी थान जाहिर थान जाना छोड़ दिया वो संथाल कैसे? पहले तो ये लागू करो आप अपने यहाँ। आप तो संगठन के काम से, तो भाजपा के काम से आप तो रहे हैं संथाल में, क्या ये जो बातचीत भाजपा बार बार उठाती है या आप लोग सब उठाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ शादी करके उनका दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, और ये सिर्फ पॉलिटिकल है या सच में? आप आंकड़े देखिए ना, आप भारतीय जनगणना के आंकड़े देखिए, आप 51 से लेके 2011 तक के आंकड़े देखिए, किस प्रकार से आदिवासी जनसंख्या में वहां कमी आई है, वो अपने आप में दर्शाता है। आप वोटर्स के आंकड़े देख लीजिए, ये तो एकदम रिसेंट है, हर साल अपडेट होते हैं। आप वोटर्स के आंकड़े देखिए, किस तरीके से पाकुड़ और साहिबगंज जिला में वोटर्स की संख्या बढ़ी है। 5%, 8% जिस समुदाय के वोटर हुआ करते थे, आज वो 35%, 36% हो गए हैं। और किसी किसी बूथ पे तो 500%, 200% की संख्या में वोटर बढ़े हैं एक समुदाय विशेष के। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां क्या चल रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, वहां जिला परिषद जीतने वाली, मुखिया जीतने वाली कई हमारी आदिवासी संथाली बहनों के पति कौन है, और वो घर में किस धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। आप ये तो देखने की चीज है। आप लोग इस तरफ जब गुमला, सिमडेगा वाले इलाके में भाजपा जब काम करती है तो कहती है कि वहाँ उरांव मुंडा को ईसाई बना दिया गया। संथाल परगना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि उनको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। क्यों लगता है, या क्या सच में ऐसा कुछ है कि धर्मांतरण से धर्मांतरण झारखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक। इससे आदिवासियों को खतरा है? देखिए, आदिवासी कौन, सबसे पहले तो ये समझना होगा आदिवासी कौन। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है और कई अवसरों पे ये परिभाषित किया गया है। आदिवासी कौन? आदिवासी वो है जो अपनी रूढ़िजन्य प्रथाओं का, अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था के अंदर रहते हुए, अपने पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक जो स्वभाव है उसको बनाए रखे हुए है, वो आदिवासी है। जिसने अपनी पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को छोड़ दिया, अपने त्योहारों को मनाना छोड़ दिया, अपने पारंपरिक पूजा स्थलों पे जाना छोड़ दिया और अपने देवी देवताओं का त्याग कर दिया, वो आदिवासी नहीं है। ये कई अवसरों पे इसे परिभाषित किया गया है। और धर्मांतरण से सीधे आदिवासियों की इस पहचान को नुकसान हुआ है, और आज से नहीं हुआ है। 1845 के समय से ये झारखंड में शुरू हो गया था और लगातार ये आज तक चल रहा है। आए दिन झारखंड के किसी न किसी हिस्से में धर्मांतरण होता है, और धर्मांतरण होने का मतलब है कि कहीं न कहीं वो धर्मांतरित व्यक्ति अपने पारंपरिक जो महान आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है उससे कटता है, और ये कटते कटते धीरे धीरे हम लुप्त हो जाएंगे। और आदिवासी समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ ही उसके अस्तित्व की कल्पना हम कर सकते हैं, और उनकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरे ग्रह से तो कोई आएगा नहीं। उसकी रक्षा तो स्वयं आदिवासी समाज को ही पहले करनी होगी, और यहीं के लोगों को करनी होगी, कोई दूसरे ग्रह से तो कोई आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल होने के नाते किसी भी धर्म से कोई हमारा भेद नहीं है। हम किसी भी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं है। पूरे देश भर में आप उठा के देख लीजिए, अगर वास्तव में सभी के प्रति समभाव रखने वाला कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाल रहे थे
तो उन्होंने एक दर्शन के रूप में एक नारा दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है, सबका साथ सबका विकास। ये मेरे लिए शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है। हम भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के भी लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं, बड़ी संख्या में नेशनल लेवल पे हमारे प्रवक्ता है, हमारे अधिकारी रहे हैं और शुरू से रहे। सिकंदर बख्श साहब को देखिए, शुरुआती समय में भी अटल आडवाणी जी के बाद किसी का नाम आता था तो सिकंदर बख्श साहब का आता था। तो हमें किसी धर्म से कोई भेद नहीं, आज भी नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही आपत्ति रहती है कि आदिवासी समाज को उसके अपने प्रदेश झारखंड में, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा शेड्यूल 5 में आच्छादित है, आदिवासी समाज के धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं के पालन के अनुकूल बनाए रखने का प्रावधान हमारे संविधान ने किया है, और वहीं पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो जाए, उनको उनके रीति नीति धार्मिक परंपराओं से उनके धार्मिक स्वभाव को बदल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। हम केवल इसका विरोध करते हैं, हम कहते हैं ये ठीक नहीं। संथाल प्रोग्राम में आपने संगठन को लेकर काम किया है, वहाँ ऐसा क्या है कि भाजपा जिसने एक दौर में गुरुजी को चुनाव हरा दिया, सुनील जी वहाँ से सांसद बन गए दुमका से, लेकिन आज के दौर में भाजपा, अगर हम विधायक की बात करें या संगठन की बात करें, ना के बराबर है, एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। क्या लगता है कहाँ चूक हो जाती है? देखिए क्या है आकाश जी, दुष्प्रचार करने की कला भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक से नहीं जानती है। दुष्प्रचार करने की कला में हमारे जो विपक्षी हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, इसमें उन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी राज्य में और 5 साल विकास के नए कीर्तिमान गढ़े सरकार ने, और कई बहुत दिनों से जो पेंडिंग काम थे उसको भी पूरे किए उस सरकार ने। बड़े अच्छे से सरकार चल रही थी, लेकिन उस सरकार को के विरुद्ध इतना दुष्प्रचार किया गया जनता में, तो ये तो कला उनकी थी, दुष्प्रचार किया। हमारी कमी हमसे ये हुई कि उस दुष्प्रचार को हम खंडन नहीं कर पाए, उस दुष्प्रचार का हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और जनता को भ्रमित करने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों की हितैषी नहीं है, वो आएगी तो जमीन लूट लेगी, इस प्रकार की चीजें दिमाग में बैठाई गई। 2014 में 12 विधायक थे आदिवासी आपके पास? 12 विधायक थे हमारे पास, और ये इतना बड़ा एक दुष्प्रचार का तंत्र खड़ा किया गया, और उसमें केवल हमारे विपक्षी राजनीतिक दल नहीं थे, इस राज्य में काम करने वाले कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी थे। मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। कई धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों ने हमारे विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के एक दुष्प्रचार का बड़ा अभियान चलाया, और जो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के हित में अलग राज्य की लंबी लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया आदिवासियों के हित में, जिस भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया, लगातार आदिवासी कल्याण के नए नए कार्य किए, मान सम्मान देने का भी जब प्रश्न खड़ा होता है तो आप देखिए, इस देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद के पद पर भी आजादी के इतने सालों में पहली बार एक आदिवासी आज विराजमान है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बताया कि हमारे देश के आदिवासी समाज की प्रतिभा इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठने के लायक है, नहीं तो लोग तो लायक ही नहीं मानते थे। आज जो हितैषी बने फिर रहे हैं, आज जो ठेकेदार बने हुए हैं आदिवासी वोट बैंक के,
ये इस कांग्रेस पार्टी ने तो कभी आदिवासी प्रतिभा को इस लायक ही नहीं समझा कि वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो आदिवासियों का सबसे ज्यादा हित सोचने वाली राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का शत्रु के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, दुष्प्रचार किया गया, मतलब दुष्प्रचार किया गया, भ्रम का वातावरण बनाया गया, जिसका दुष्परिणाम हमको 19 के चुनाव में देखना पड़ा। हम 12 आदिवासी सीट 14 में जीते थे, हम वहां से घट के 2 सीट पे आ गए। और ये दुष्प्रचार बहुत गहरा था, बहुत लंबा था और लगातार इसको चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान मिटा देगी, संविधान में परिवर्तन कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। लगातार एक तरफ हम आदिवासी समाज के मान सम्मान गौरव के लिए काम करते रहे, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नई नई योजनाएं लाते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासी ग्रामों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इसी झारखंड के खूंटी में घोषित की। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने का एक निर्णय लिया। बराबर से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए और आदिवासी गौरव के पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में स्थापित करने का एक तरफ तो कार्य करती रही, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का एक शत्रु के रूप में बताने का दुष्प्रचार चलता रहा। ठीक है, जनता कई बार थोड़ा समय लेती है, मैं बार बार कहता हूं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। जनता समय लेती है, लेकिन जनता के सामने सबकी जो वास्तविक पहचान है वो आ ही जाती है। आप दिल्ली का उदाहरण देखिए ना, अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो कभी चुनाव नहीं हारेंगे, बोलते भी थे इस जन्म में आप हरा नहीं सकते। हाँ, इस जन्म में नहीं हरा सकते। उनको जनता के क्षमता और जनता की समझ पर उनको संदेह था, वो वास्तविकता से दूर थे। और जनता ने देखिए आज उनको कहां बैठा दिया, आज उनकी बोलती बंद है। एक स्टेटमेंट आप अरविंद केजरीवाल का कहीं देखेंगे, वो पंजाब में जाके जहां उनका शासन है वहां ऐशमौज करते हुए मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो यहां भी जो लोग शासन कर रहे हैं, बहुत बड़ा बहुमत उनके साथ है। जिस किसी भी कारण से झारखंड की जनता ने उनको बहुमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उस बहुमत का सम्मान किया है, उस जनादेश का सम्मान किया है और हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता के हित में हम जनता की आवाज बन करके एक विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार को हर संभव सहयोग देने के लिए खड़े हैं। ये अगर कार्यकाल वो जनता के हित में अगर इस कार्यकाल का उपयोग नहीं करेंगे, झारखंड की जो मौलिक समस्याएं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तुष्टीकरण की अपनी नीतियों के कारण घुसपैठ पर रोक नहीं लगाएंगे, धर्मांतरण को नहीं रोकेंगे, तो जनता समय लेती है, लेकिन जनता छोड़ती किसी को नहीं है। जनता जब दंड देती है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। आज बगल में छत्तीसगढ़ को देखिए ना, लग रहा था कि भूपेश बघेल साहब कभी वहां सत्ता से बाहर होंगे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे वहां सिमट गई थी, लेकिन जनता ने देखा, लोगों को मौका दिया, देखा और उनका पाखंड सामने आया और बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहां सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी समाज की सबसे बड़ी हितैषी राजनीतिक दल है। ये जनता को आज नहीं तो कल ध्यान में आएगा ही। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो संथाल परगना वर्तमान शासक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा आधार है, उसको आधार बना के वो अपनी राजनीति करते हैं, उस संथाल परगना को उन्होंने आज कहां पहुंचा दिया। दुनिया कहां से कहां निकल गई और संथाल परगना की स्थिति क्या है। एक उद्योग धंधे नहीं, एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान नहीं, विश्वविद्यालय नहीं। वहां के नौजुवक बेरोजगारी का अकल्पनीय पीड़ा झेल रहे हैं। अपने सबसे बड़े आधार क्षेत्र को क्या बना दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? सिर्फ वहां के नदियों का बालू,
उस बालू की लूटने के लिए एक माफिया गिरोह बना करके उसको लूटना, संथाल परगना की देश की सबसे अच्छी क्वालिटी का चिप्स, स्टोन चिप्स, उसको लूटना, उसका अवैध खनन करना, उसको तस्करी करके पड़ोसी राज्यों में भेजना, पैसा कमा। इसके अलावा वहां वो कर क्या रहे हैं? पूरे संथाल परगना के युवा हताश, निराश और देख रहे हैं चीजें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पाखंड सामने, एक दिन ये खत्म होगा। वाजपेयी जी कहते थे अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, ये अंधेरा छटेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में पुनः आनी ही है और विकास के नए कीर्तिमान झारखंड गढ़ेगा। राज्यसभा में आपकी कई बार वीडियोस वायरल हो जाते हैं, कई बार आप चर्चा में जाते हैं। एक मामला आपने उठाया था भाषा वाला, कुड़माली, कुड़माली, खोरठा और कई भाषाओं को आपने कहा कि इसको 8वीं अनुसूची में डालने के लिए। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये होना चाहिए? और आपकी बहुत तारीफ हुई, आम जनता ने बाकायदा तारीफ की और जो आपके विरोधी हैं उन लोगों ने भी बाकायदा तारीफ की। देखिए, ये विषय उठाने की प्रेरणा मुझको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के एक वक्तव्य से मिली। नई शिक्षा नीति को पेश करने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा हमारी जो है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, और मातृभाषा में शिक्षा देने के अधिकार से अगर हम किसी को वंचित कर रहे हैं तो ये अपराध है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो मेरे मन में ये बराबर विचार आता है कि ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हम देंगे, लेकिन बाद में अगर उच्च शिक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हमारी स्थानीय भाषाओं में प्रश्न हमको नहीं मिलेंगे, स्थानीय भाषा में उत्तर लिखने का हमको अवसर नहीं मिलेगा, तो प्रारंभिक स्तर पे कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं लेगा। तो जो 8वीं अनुसूची है वो किसी भी भाषा को एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उपस्थिति देती है। और अब जब नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ऐसे में मेरा वो प्रश्न बड़ा प्रासंगिक हो गया था कि झारखंड की ऐसी भाषाएं जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं, लोग उसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे खोरठा हो, चाहे कुड़माली हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे हो भाषा हो, ये बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। आप झारखंड की जो राजधानी रांची की भाषा नागपुरी है, ये देखिए ना कितनी बड़ी संख्या में लोग इसको बोलते हैं। अगर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इन भाषाओं को प्रारंभिक स्तर पे भी पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक विश्वास कायम होगा कि हम इस भाषा में भी किसी भी स्तर तक का सफर तय कर सकते हैं। तो इस कारण से मेरे मन में विचार आया, मैंने वो प्रश्न रखा सदन में। प्रदेश अध्यक्ष में विलंब क्यों है भाजपा के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, सभी निर्णय राज्य स्तर पे नहीं होते। हमारा यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन है और सभी चीज़ें एक प्रक्रिया में होती हैं। एक बार हमारे एक नेता ने कहा था, हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा था, उनसे भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, कहा था कि इतना विलंब क्यों होता है आपके यहाँ? भाई, हमारे यहाँ विलंब इसलिए होता है कि हमारे यहाँ चीज़ें बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से और कई स्तर पर लोगों की सहभागिता के बाद तय होती हैं, एक सामूहिक निर्णय से चीज़ें तय होती हैं। तो कई स्तर पे चीज़ें चलती रहती हैं, सब चीज़ें चल रही थी, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में वो जो कश्मीर का हत्याकांड हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो हमारी प्राथमिकता तो राष्ट्र है पहले, राष्ट्र के बाद हमारा संगठन आता है। तो अभी की परिस्थिति में वो चीज़ें थोड़ी बाधित हुई, वो प्रक्रिया थोड़ी बाधित हुई, लेकिन फिर से वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और बहुत जल्दी सब चीज़ें अपने जो स्वरूप में है, जो संगठन के निर्माण की प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो जाए। अब तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी मिलते हैं, कई बार आपकी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी के साथ आती हैं, गृह मंत्री के साथ आती हैं, कि दो बड़े चेहरे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाजपा के अंदर फिलहाल में। वो दोनों झारखंड को लेकर क्या सोचते हैं? उनके दिमाग में मोदी जी से आप मिले, चाहे अमित शाह से मिले, तो क्या? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी
के लिए तो मैं कहूंगा कि झारखंड हमेशा से सबसे ज्यादा प्रिय राज्यों में से एक रहा है। आप देखिए, कई बार राष्ट्रीय स्तर की कई योजनाओं की घोषणा नरेंद्र भाई मोदी ने झारखंड के भूमि से किया है। जब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में एक तिथि तय करने की बात थी, तो झारखंड के ही महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को तय किया उन्होंने। आप कई अवसर देख लीजिए, कई घोषणाएं झारखंड की भूमि से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे की। और हमेशा से झारखंड, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हों, चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, झारखंड हमेशा से उनके लिए बड़ा एक प्रिय राज्य रहा है। झारखंड के लोग, मैंने बोला ना, जो झारखंड की सबसे बड़ी विशेषता है वो झारखंड के लोग हैं। यहाँ के सहज सरल स्वभाव के लोग, अत्यंत प्रतिभाशाली लोग, कला संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में तो आज से नहीं, आज़ादी के पहले से झारखंड अपनी प्रतिभा से पूरे भारत को परिचय कराता रहा है। तो झारखंड के लोगों की प्रतिभा, झारखंड के लोगों की क्षमता, झारखंड के लोगों का सहज सरल निश्चल स्वभाव, ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के लिए बड़ा प्रिय राज्य है और यहाँ के लोग बहुत प्रिय है। ये हमेशा बातचीत में बहुत स्पष्टता से समझ में आता है। भाजपा फिलहाल विपक्ष की भूमिका में राज्य के अंदर है और एक बड़ा बहुमत इस राज्य में हेमंत सोरेन को मिला है। आपको बतौर विपक्ष क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं हैं इस पे बहुत एकदम त्वरित काम होना चाहिए उसके समाधान को लेकर, नहीं तो झारखंड और बुरे दौर से गुजर जाएगा? सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को, जिसको ठीक कहा आपने कि प्रचंड बहुमत मिला है, और विशेष करके राज्य के आदिवासी समाज ने एक तरफा अपना विश्वास दिखाया है, तो सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सरकार का कि इस राज्य के आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, या जो अन्याय आप होने दे रहे हैं, या मैं थोड़ा और आगे बढ़कर के कहूंगा कि आपकी लापरवाही से इस राज्य के आदिवासी समाज ने जो आप पर विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास का उन्हें दंड भोगना पड़ रहा है। उससे पहले राज्य के आदिवासियों को मुक्ति दिलाइए। आप धर्मांतरण पे कड़ाई से रोक लगाइए। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको गांव छोड़ करके भागना पड़ रहा है, आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। महेशपुर से लेकर के, पाकुड़ से लेकर के, राजमहल से लेकर, बोरियो बरहेट से लेकर के पूरा वो क्षेत्र शिकारीपाड़ा का, आज आदिवासी समाज घुसपैठियों के प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। आप उसको पहले आदिवासियों को बचाइए। वहां आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू आए दिन लूटी जा रही है, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। राज्य का आदिवासी कामगार बन करके, घरेलू नौकर बन करके, झारखंड से बाहर जाकर के काम करने के लिए अभिशप्त न रहे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करिए, वो राज्य में ही रोजगार कर सके। सबसे पहले तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। राज्य के आदिवासी समाज के कल्याण के लिए आप अपनी तुष्टीकरण की नीति को छोड़ करके आदिवासी समाज के साथ खड़ा होइए। यही आपका मूल समाज है और इसी समाज ने न केवल आपके अस्तित्व को बनाया है, बल्कि आज भी आपका अस्तित्व इनके कारण ही सुरक्षित है। तो बाकी सब चीजें छोड़ के पहले इस सरकार को इस राज्य के आदिवासी समाज के हित में कड़े कदम उठाने चाहिए। बालू बहुत बड़ी समस्या है, पूरे राज्य का विकास बाधित है। लंबे समय से हम कहते आ रहे हैं कि बालू के घाटों को आप ग्राम पंचायतों को दीजिए। पेशा कानून 96 में बना, उसकी नियमावली बना करके उसको प्रभावी बनाइए राज्य में, और उसको प्रभावी बना करके ग्राम प्रधानों को बालू घाटों के प्रबंधन का जिम्मा दीजिए। आप बालू को सर्वसुलभ बनाइए। आप राज्य के लोगों के लिए
जो आवास योजनाएं चला रहे हैं, उस आवास योजनाओं को पूरा होने में आज बालू बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, उसको दूर कीजिए। राज्य के खनिज पदार्थों की तस्करी रोकिए, अवैध कोयला के कारोबारियों पे लगाम लगाइए। सैकड़ों ट्रक कोयला आपके द्वारा विकसित किए गए तंत्र का हिस्सा बनकर के राज्य से बाहर कोयले की तस्करी कर रहे हैं, उनको रोकिए आप। तो राज्य सरकार को करने के लिए बहुत कुछ है। आप पूरे राज्य में देख लीजिए, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार जिस स्तर पे पहुंच गया है, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस राज्य के खतियानी रैयत को भी अपनी रसीद कटवाने के लिए पर डिसमिल चढ़ाना पड़ता है, तब उसकी रसीद कटती है, तब उसका लगान जमा होता है। इस स्थिति से राज्य के नागरिकों को निकालिए। आप नियोजन नीति बनाइए, आप स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए। आपको प्रचंड बहुमत मिला है, क्यों आप ये नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। मैं एक झारखंड के नागरिक के रूप में पूछना चाहता हूं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? झारखंड के लोगों को आपने कहा अबुआ आवास देंगे, और आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा नया मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री आवास रहते हुए एक हेरिटेज बिल्डिंग, बहुत लंबे समय से वो एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री आवास था और हेरिटेज बिल्डिंग थी वो। रघुवर जी ने पूरे 5 साल उसी मुख्यमंत्री आवास से इस राज्य का शासन चलाया। आपने उसको तोड़ दिया, आप अपने लिए केजरीवाल के रास्ते पे चल रहे। केजरीवाल ने एक शीश महल दिल्ली में बनवाया था, अब आज आप अपने लिए एक शीश महल झारखंड की राजधानी रांची के कांके में बनवा रहे हैं। तो ये शीश महल बनवाने वाले राजनेताओं का वही हश्र जनता करती है जो दिल्ली में केजरीवाल का किया है। तो ये मुख्यमंत्री जी लोगों को अबुआ आवास देने की जगह अपने लिए शीश महल बनवाने में ज्यादा रुचि रखते। मुख्यमंत्री जी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस बहुमत का उपयोग करके वो एक इतिहास पुरुष बन सकते हैं। इतना बड़ा बहुमत उनको मिला है। हमको लगता है कि उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। आपने पैसा का जिक्र किया और एक नियोजन नीति का जिक्र किया, स्थान नीति का जिक्र किया। ये डिमांड है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए, नियोजन नीति होनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है उसमें? और पैसा को लेके आप जो भाजपा है या आप हैं, क्या है आप लोगों का प्लान कैसे पैसा को लेकर? क्योंकि रघुवर दास जी लगातार पैसा की बात कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, क्या स्टैंड है? ठीक है, हमारा नया राज्य था 2000 में बना, और यहाँ पेशा की नियमावली बनाते समय कई प्रकार की जटिलताएं भी थी। हमारी पारंपरिक शासन व्यवस्था, सबसे पहले तो उसको ठीक से समझ के उसका समायोजन पेशा नियमावली में होना चाहिए था। पेशा की जो नियमावली बने उसमें 2 बातों का ध्यान रखना था। एक तो वो संविधान के सारे प्रावधानों को भी ध्यान में रख करके बने, और साथ ही साथ जो हमारी आदिवासी पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसके सभी तत्व उसमें शामिल हो जाए। तो एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन हम समझते हैं कि अब इसको तुरंत लागू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके पक्ष में रही है कि पेशा कानून को पूरी तरीके से झारखंड राज्य में लागू किया जाए, और जो इसके नियमावली बने उस नियमावली को तुरंत अंतिम रूप देते हुए सरकार ने उसको अपलोड भी किया है। अब इसमें और विलंब न करे, सरकार तुरंत इसको लागू करे, और इसमें जो अन्य स्टेक होल्डर हैं राज्य के, और भी जो स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ के मूलवासी सदान समाज है, उसका भी हित का ध्यान इसमें रखना चाहिए, उनका भी हित प्रभावित ना हो, और तुरंत पेशा कानून पूरी तरीके से झारखंड राज्य में लागू हो। ये भारतीय जनता पार्टी
इसकी हिमायती है। नियोजन स्थानीय नीति पे नियोजन स्थानीय नीति हमने बनाई थी, मुख्यमंत्री जी शासन में आते ही उन्होंने उसको भंग कर दिया। तो ऐसा एक आशा हुआ था कि इससे भी बेहतर कोई नियोजन नीति और इससे भी बेहतर स्थानीय नीति वो लेके आएंगे। 1932 के खतियान की बात वो कई बार कह चुके हैं, कभी कहते हैं ये संभव नहीं है, कभी कहते हैं हम इसको लागू करें, पारित भी कर दिए। अब तुरंत लागू उन्हें विलंब किस चीज का कर रहे हैं? उनको उनका हाथ किसने पकड़ रखा है? कहते हैं राज्यपाल नहीं कराने दे रहे। अरे भाई आप प्रस्तुत तो करिए, आप प्रस्तुत तो करिए, राज्यपाल क्यों नहीं करेंगे? लौटा दिया जाता है, बोलते हैं भेजा जाता है भाजपा। अरे भाई आपके पास तो अवसर है, जो आपत्ति उन्होंने करके लौटाया है उसको दूर करके दोबारा भेजिए। ये कोई पहली बार थोड़ी राज्यपाल के यहाँ से कोई बिल लौटा है, देश भर में ऐसा होता है। और राज्यपाल कोई कमेंट के साथ, राज्यपाल राज्य की जनता के कस्टोडियन होते हैं, और विशेष करके झारखंड जैसे राज्य जहाँ पर 16 जिले शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं, आंशिक और पूर्ण मिला करके, वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और आदिवासी समाज के कस्टोडियन स्वयं राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल ने कोई अगर कमेंट करके कोई चीज लौटाया है तो उसको दूर करके आप उसको भेजिए, और आपके पास तो ये भी अधिकार है कि आप दोबारा भेज सकते हैं। सारे मामले तो ऐसे अटक जाते हैं। मॉब लिंचिंग का कानून बनाकर भेजा गया, राज्यपाल ने लौटा दिया, हुआ चल जाता है भाजपा को कि भाजपा बनाने नहीं दे रही है। स्थानीय नीति वाला मामला वैसे ही हो जाता है, सरना कोड ऐसे ही हो जाता है। देखिए, भाजपा आपके द्वारा उठाए गए कदम का तभी विरोध करती है जब आप किसी समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के लिए और इस राज्य के बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने के लिए कोई नीति बनाते हैं। ये जो मॉब लिंचिंग कानून बनाने का आपने प्रयास किया था, वो क्या था? वो एक समाज को तुष्ट रखने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, और बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए, झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उसको किया था आपने। तो उसका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अगर आपकी नीयत साफ है और आप वास्तव में इस राज्य के 4.5 करोड़ जनता के हित में कोई निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। मॉब लिंचिंग कानून तो सबके लिए बनना चाहिए, क्योंकि भीड़ तो कभी भी किसी को मार देता है। तो हाँ, लेकिन उसके प्रावधानों में एकदम से एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की दृष्टि से बनाना, ऐसा पहले भी यूपीए सरकार ने किया है। 2014 में चुनाव से पहले एक लक्षित हिंसा निरोध अधिनियम करके एक अधिनियम बनाने का प्रयास कांग्रेस के केंद्र में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया था। वो पूरी तरीके से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए वो कानून बनाया गया था। उसके प्रावधान आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग अगर कोई काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुप थोड़ी बैठी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो विरोध करना ही पड़ेगा उसका, और हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे, कभी होने नहीं देंगे। भारत के किसी भी हिस्से में भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज किसी कानून के कारण प्रताड़ित हो, उसके साथ भेदभाव हो, ये हम कभी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। बीएनएस में तो है ऐसा नियम कि 5 लोग, अगर 5 लोगों की भीड़ किसी को मान रही है तो उनको सजा मिलेगी, है एक नियम तो अलग से नहीं। भारतीय न्याय संहिता में जो चीजें हैं बड़े सोच समझ के बनाई गई हैं, किसी भेदभाव के भावना से रहित होकर के बनाई गई हैं, सभी के लिए न्याय। आप देखिए ना, हमारे देश में आईपीसी था पहले, पिनल कोड, दंड संहिता थी। दंड कौन देता है? मालिक अपने नौकर को दंड देता है। अंग्रेज इस देश के मालिक हुआ करते थे, हम उनके गुलाम हुआ करते थे, तो अपने गुलामों को दंड देने के लिए एक संहिता बनाई थी। प्रधानमंत्री जी ने उसको परिवर्तित करके न्याय संहिता का रूप दिया। अब हम सबके लिए न्याय की दृष्टि से इस देश में कानूनों को लागू कर रहे हैं। कई पुराने कानून जो अप्रासंगिक हो गए थे उनको हटाया हम लोगों ने। अब ये वक्त का कानून ही देखिए, जिसमें संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने, कितना भेदभावपूर्ण कानून था। पूरे देश में गरीब मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ बना बना के मुट्ठी भर लोग उस संपत्तियों का आर्थिक दोहन कर रहे थे, उसको रोका। तो हम किसी भी समाज समुदाय के साथ, अब 3 तलाक का ही जो बिल हम लेके आए, ये क्या था? भारतीय मुस्लिम बहनों के साथ जो 3 तलाक के नाम पे अत्याचार होते थे,
उनके भविष्य को हमेशा असुरक्षित रखा जाता था, उसके विरुद्ध हम ये कानून लेके आए। आज पूरे भारत में आप देखिए 3 तलाक की घटनाएं कहीं हो नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, सबका साथ सबका विकास का दर्शन लेकर के चलने वाला राजनीतिक दल है। हम किसी भी संप्रदाय, समुदाय या धार्मिक समूह के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न पूर्व में कभी किया है, न भविष्य में कभी करने की कल्पना भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत को भारत के अपने स्वभाव, अपने चित्त के हिसाब से, भारत के लोगों के स्वभाव के हिसाब से लेकर के आगे बढ़ने वाला राजनीतिक दल है। हम कभी किसी से भेदभाव नहीं किए। हाँ, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा है वहां हम आवाज उठाएंगे, और उसमें अगर किसी समुदाय विशेष के लोग शामिल हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं, तो हम उनके विरुद्ध खड़े हैं, तो कोई भी